नमस्कार, स्टडी अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज के हम इस सेशन में 6 नवंबर 2024 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार वर्तमान में कुल कितना मीट्रिक टन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 854.73 मीट्रिक टन भारत का स्वर्ण भंडार वर्तमान में है। तो चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार वर्तमान में 854.73 मीट्रिक टन है, जिसमें से देश के अंदर सोना 510.46 मीट्रिक टन उपस्थित है, जबकि देश के बाहर सोना 324.01 मीट्रिक टन है, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी बीआई के पास भंडारित है। भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में अब सोना का प्रतिशत 9.32% हो गया, जबकि मार्च में यह 8.15% था। अब स्वर्ण भंडार में शीर्ष 3 रैंकिंग वाले देशों को जान लेते हैं। तो पहले स्थान पे हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे है जर्मनी, तीसरे पे है इटली। जबकि जितना जर्मनी, इटली और फ्रांस के पास सोना है, उतना अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सोना है। वैश्विक स्तर पर भारत सोने के भंडार में 8वें स्थान पर है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा दीपम 2.0 निशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश द्वारा हाल ही में दीपम 2.0 निशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम की अपनी यात्रा के दौरान दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की और निशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा महिला उद्यमिता के लिए भी समर्थन का वादा किया गया। साथ ही साथ श्रीकाकुलम के लिए प्रमुख विकास योजनाओं में एक औद्योगिक पार्क, एक हवाई अड्डा और पोलावरम और विशाखा स्टील प्लांट जैसी आधारित संरचना परियोजनाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के अनुसार बहुत खराब श्रेणी में कौन आते हैं? तो आपके ऑप्शन है, जिसका स्कोर 100 से 200 के बीच हो, जिसका स्कोर 200 से 300 के बीच हो, 300 से 400 के बीच हो, 400 से 500 के बीच हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसका स्कोर 300 से 400 के बीच हो, वह बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के अनुसार जिसका स्कोर 300 से 400 के बीच हो, बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। अब वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के बारे में जान लेते हैं। तो AQI एक ऐसा माप है जिससे लोगों को वायु प्रदूषण के स्तर को समझने में सहायता मिलती है, जिसे वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था। अब AQI प्रदूषण के स्तर को 6 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो कौन कौन है? तो पहला है, जिसका AQI 0 से 50 के बीच हो उसे अच्छा माना जाता है। जो 50 से 100 के बीच हो वह संतोषजनक माना जाता है। जो 100 से 200 के बीच जिसका AQI हो वो मध्यम प्रदूषित माना जाता है। जो 200 से 300 के बीच हो वो खराब AQI माना जाता है। और जो 300 से 400 के बीच हो वो बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। जबकि छठा है, जो 400 से 500 के बीच हो वह गंभीर श्रेणी में माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने WBF का विश्व खिताब जीता है? तो हाल ही में ये मनदीप झांगड़ा द्वारा भारतीय मुक्केबाज में WBF का खिताब जीता गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये है मनदीप झांगड़ा, आप इनको इमेज में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो 31 वर्षीय भारतीय पेशेवर मुक्केबाज मनदीप झांगड़ा ने ब्रिटेन के कॉनर मैकिंटोश को हराकर विश्व मुक्केबाजी महासंघ सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है। पूर्व ओलंपिक रजत विजेता रॉय जोन्स जूनियर के अधीन प्रशिक्षण लेने वाले झांगड़ा ने लगातार शक्तिशाली मुक्कों के साथ 10 राउंड के मुकाबले में अधिकांश समय हावी रहकर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। यह चैंपियनशिप कैमन आइसलैंड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में आर्किड प्रजाति गैस्ट्रोडिया लोहिंथेसिस की खोज की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अरुणाचल प्रदेश में आर्किड प्रजाति के गैस्ट्रोडिया लोहिंथेसिस की खोज की गई है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो भारतीय वनस्पति विज्ञानियों ने अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में
एक दुर्लभ पत्ती रहित ऑर्किड प्रजाति गैस्ट्रोडिया लोहिंथेसिस की पहचान की है। यह बिना सूर्य के प्रकाश के बांस के घने इलाकों में पनप रही है और यह प्रजाति अपना भोजन के रूप में कवक से पोषक तत्व प्राप्त करती है। इसकी लंबाई 50 से 110 सेंटीमीटर है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पुष्प विशेषताएं पाई जाती है, जो इसे संबंधित दक्षिण पूर्व एशियाई प्रजातियों से अलग करती है और इसे लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश बंधु चित्तरंजन दास की जन्म जयंती कब मनाई गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 नवंबर। 5 नवंबर को देश बंधु चित्तरंजन दास की जन्म जयंती मनाई गई। इनका जन्म 5 नवंबर 1869 को हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 16 जून 1925 को हुई थी। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। 5 नवंबर को स्वतंत्रता सेनानी देश बंधु चित्तरंजन दास की जन्म जयंती मनाई गई। वह 1869 में बांग्लादेश के ढाका में जन्मे। चित्तरंजन दास जिन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ, वकील और बंगाल में स्वराज पार्टी के नेता थे। इसके अलावा उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलीपुर बम मामले में अरविंदो घोष को सफलतापूर्वक बचाव भी किया था। इन्होंने फॉरवर्ड नामक एक समाचार पत्र निकाला और बाद में इसका नाम बदलकर लिबर्टी कर दिया गया और ये चित्तरंजन दास कलकत्ता नगर निगम के पहले मेयर भी बने थे। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक तपेदिक यानी टीबी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो हाल ही में WHO द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा टीबी रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। अब टीबी मरीजों को कुछ आंकड़े दिए गए हैं, तो उनको जान लेते हैं। तो विश्व भर में टीबी के सबसे ज्यादा मामलों के साथ भारत में 2023 में 2.8 मिलियन मामले दर्ज किए गए थे। अकेले भारत में वैश्विक मामलों में 26% और वैश्विक टीबी से होने वाली मृत्युओं का 19% यानी कि 3,15,000 लोग इसके शिकार हुए थे। जबकि भारत के बाद इंडोनेशिया में 10% टीबी के रोगी पाए जाते हैं, चीन में 6.8% पाए जाते हैं, फिलीपींस में भी 6.8% पाए जाते हैं और पाकिस्तान में 6.3% टीबी के मरीज पाए जाते हैं। तो क्षय रोग क्या है यानी कि टीबी क्या है, इसके बारे में जानते हैं और यह कैसे फैलता है। तो यह टीबी एक संक्रामक रोग है जो प्राय फेफड़ों को प्रभावित करता है और यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह संक्रमित लोगों को खांसने, छींकने या थूकने से हवा के माध्यम से फैलता है और इसके लक्षण जो है, लंबे समय तक खांसी यानी कभी कभी खून के साथ खांसना, सीने में दर्द, कमजोरी, थकान, वजन कम होना, बुखार आना, रात में पसीना होना आदि शामिल है। टीबी जो है सामान्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह लंबे समय से खांसने के कारण यह गुर्दे, मस्तिष्क, रीढ़ और त्वचा को भी प्रभावित कर सकता है। इसके उपचार की बात करें तो यह एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक हो सकता है, साथ ही साथ रोकथाम योग और इलाज योग से भी ठीक हो सकता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा किस दुर्लभ त्रिगुण ब्लैक होल प्रणाली की खोज की गई है? तो हाल ही में खगोलविदों द्वारा V404 सिग्नी नामक त्रिगुण ब्लैक होल प्रणाली की खोज की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो खगोलविदों ने V404 सिग्नी नामक एक दुर्बल त्रिगुण ब्लैक होल प्रणाली की खोज की है। अब V404 सिग्नी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी से लगभग 8,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर यह स्थित है। यह सिग्नी दो परिक्रमा वाले तारों वाला एक ब्लैक होल है। एक बहुत करीब है जो प्रत्येक 6.5 दिन में चक्कर लगाता है, जबकि दूसरा बहुत दूर है और हमारे सूर्य से प्लूटो की दूरी के लगभग 100 गुना दूर है। ब्लैक होल क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो यह अंतरिक्ष में इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार एक ब्लैक होल तब बनता है जब एक बड़ा द्रव्यमान बहुत सघन हो जाता है, जिसे स्पेस टाइम मुड़ जाता है और वापसी न होने की सीमा को इवेंट क्षितिज कहा जाता है। तो ब्लैक होल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं उसको जान लेते हैं। तो पहला है तारकीय ब्लैक होल जो ढाते तारों से बनता है। दूसरा है मध्यवर्ती ब्लैक होल
जो तारकियों से बड़े लेकिन सुपरमैसिव से छोटे होते हैं। तीसरा है सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो सबसे बड़े प्रकार के ब्लैक होल है जो आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी आकाश गंगा में सैजिटेरियस ए स्टार है। चौथा हो गया माइक्रो ब्लैक होल, जो बहुत छोटे प्रकार के होते हैं और ये काल्पनिक ब्लैक होल होते हैं, जिसे वर्ष 1971 में स्टीफन हॉकिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में जो पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा है, यह केरल के कन्नूर में इसका उद्घाटन किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कन्नूर केरल में केल्ट्रॉन में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। यह संयंत्र इसरो के सहयोग से 42 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निवेश के साथ विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य केरल के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। इसका जो लक्ष्य है, प्रतिदिन 2000 सुपर कैपेसिटर का उत्पादन करना है, जो वैश्विक मानकों को पूरा करता है। साथ ही केरल को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का केंद्र भी बनाना है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म यानी कि WEP का पहला राज्य अध्याय किस राज्य में लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नीति आयोग ने वेब का पहला राज्य अध्याय तेलंगाना में लॉन्च किया है। नीति आयोग ने तेलंगाना में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म यानी कि वेब का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया। इसे वी हब और राज्य सरकार के सहयोग से शुरू किया गया है और यह प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों को वित्त और मेंटरशिप की कमी जैसे समस्याओं का समाधान करने में भी मदद करता है। यह डिजिटल स्किल्स, वित्तीय सेवाओं और बाजार से जुड़ाव पर केंद्रित है। साथ ही इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा 30,000 से अधिक महिला उद्यमी और 400 मेंटर्स हैं। वी हब राज्य में वेब से संबंधित गतिविधियों का भी नेतृत्व करेगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप 2024 में कुल 7 पदक जीते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। भारतीय टीम द्वारा ब्रुनेई में आयोजित जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में कुल 7 पदक जीते गए हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते गए हैं। स्वर्ण पदक विजेता हो गए आर्यन और सौर, जिन्होंने 48 किलोग्राम की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक विजेता है नाग मिंगवी बोरफुकन, जिन्होंने ग्रुप सी में रजत पदक प्राप्त किया। कांस्य पदक विजेता हो गए तानिश नागर, अभिजीत, दिव्यांशी और युवराज, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न और आज का सेशन का अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में नासा द्वारा यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये नासा द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट को आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। तो नासा द्वारा यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अन्वेषण करना है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी बर्फीली सतह के नीचे एक महासागर है। अब ये जो मिशन को लॉन्च किया गया है, यह इसका कार्य है कि 9 वैज्ञानिक उपकरणों से लैस यह अंतरिक्ष यानी जीवन के संकेतकों के लिए चंद्रमा की सतह और उपसतह का विश्लेषण करेगा। साथ ही मंगल के विपरीत यूरोपा पर जीवन की संभावना इसकी बर्फ के नीचे तरल पानी से जुड़ी है, जो इस मिशन को बाहरी अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। तो साथियों, आज 6 नवंबर 2024 के इस करंट अफेयर्स के सेशन में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, हमने इस वीडियो में कवर किया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।